आज हमारे साथ डॉक्टर केपी सिंह हैं। डॉक्टर केपी सिंह मेरे दोस्त भी हैं और हम पहले भी अपने चैनल में डॉक्टर केपी सिंह से साथ बात कर चुके हैं। डॉक्टर केपी सिंह गायनी के क्षेत्र में, वेटनरी मेडिसिन के क्षेत्र में एक बहुत जानी मानी शख्सियत हैं। और आज हम लोग एक बड़ी स्पेसिफिक चीज़ पर बात करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं और वो बात है र्यूमेनल एसिडोसिस की। तो डॉक्टर केपी सिंह, आप का स्वागत है। और आप ये बताएं कि ये र्यूमेनल एसिडोसिस क्या है और पशु पालक इसको कैसे पहचानेंगे कि नहीं पशु को र्यूमेनल एसिडोसिस हो गया है। धन्यवाद डॉक्टर राजीव। सबसे पहले आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं र्यूमेनल एसिडोसिस, इसको दूसरी भाषा में हम लोग कह सकते हैं ग्रेन इंडाइजेशन। अत्यधिक खाना खाने से, चावल खाने से, दाना खाने से या अत्यधिक राशन खाने से पशु के पेट में, चूंकि पशु हमारा जो होता है वो 4 पेट वाला, मोटी भाषा में अगर हम समझाएं अपने किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को, तो र्यूमेनल रेटिकुलम, ओमेजम एंड अबोमेजम यानी 4 पेट वाला होता है। तो इसमें अत्यधिक राशन खाने से इसमें पशु के पेट में एसिडिक बनना शुरू हो जाता है, गैस बनना शुरू हो जाती है। और जिसका मेन कारण है कि ग्रेन ओवरलोड है, यानी अत्यधिक राशन खाना, अत्यधिक दाना खाना, अत्यधिक चावल खाना, अत्यधिक धान खा लेना, कुछ भी इस तरीके से। तो उसकी वजह से पशु खासकर पार्टीज वगैरह होती है, शादी में बचा हुआ जो है रसगुल्ले का रसगुल्ला खा लिया, कुछ भी दाल पिला दिया, कुछ भी खा लिया, तो उसकी वजह से एक पशु के पेट में गैस बनती है। गैस बनने की वजह से उसको जो हम पेट में दर्द होता है, पेट फूल जाता है, उसको हम र्यूमेनल एसिडोसिस का नाम देते हैं। एसिडिक प्रोडक्शन हो जाता है, यानी हम उसमें एसिड बन जाते हैं। तो एक तो आपने बताया कि जिस तरह से बचा हुआ या इस तरह का लेफ्ट ओवर फूड खिला दिया ज्यादा मात्रा में, शादी ब्याह से बचा या ये हुआ। और बाकी अगर फूड में जैसे कंसंट्रेट अत्यधिक खिला दिया, कंसंट्रेट जैसे पशु ने बच्चा दे दिया, दलिया दे दिया, उसे दलिया अत्यधिक दे दिया, या ज्यादा उसमें दूध लेने के चक्कर में उन्होंने अत्यधिक गुड़ खिलाना शुरू कर दिया, गुड़ देना शुरू कर दिया, तो उससे क्या होता है कि एसिडोसिस हो जाती है, यानी एसिडिक प्रोडक्शन र्यूमेन में ज्यादा होने लगता है और इससे एसिडोसिस होती है। वो कैसे ओनर पहचानेगा, कैसे एक एसिडोसिस का पेशेंट है जो र्यूमेनल एसिडोसिस का, उसको कैसे पहचान सकता है हमारा किसान? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि हमारा पशुपालक अपने पशु को कैसे पहचाने कि उसमें एसिडोसिस की समस्या उत्पन्न हो गई। एक तो उसकी हिस्ट्री में है कि आपने एकदम से उसको अत्यधिक, जो उसका राशन, मान लीजिए उसको 3 किलो राशन की आवश्यकता है, आपने 5 किलो देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पशु, इसमें होता क्या है कि पशु चारा खाना बंद कर देता है, कम कर देता है। पहले धीरे धीरे कम करेगा, फिर बंद कर देता है। दूसरी बात इसमें यह है कि पशु में अगर ज्यादा खा लिया है तो डायरिया की समस्या, यानी उसका पेट चलना शुरू हो जाता है, डाइजेशन प्रॉपर उसका नहीं होता है। क्योंकि पशु हमारा है तो उसका गोबर पतला होने लगेगा, या गैस बनने लगती है तो उसमें भी गोबर पतला होने लगता है। बार बार पशु अगर ज्यादा दर्द होता है तो उठने बैठने लगता है, या अपनी पेट की तरफ सुस्त रहेगा, शांत रहेगा और अपनी पेट की तरफ वो बार बार देखेगा। और दूध, अगर दुधारू पशु है तो चूंकि एसिडोसिस हो चुकी है, तो इसमें एसिडोसिस में होता क्या है कि उसमें जो जठर रस बनता है, जो अम्लीयता होती है, उसकी वजह से उसके जो र्यूमेन में जो एक एपिथेलियल लेयर होती है, वो जगह जगह जैसे नहीं होता, स्लफ करना मतलब कटने लगती है, तो उसको दर्द होने लगता है। तो उस दर्द की वजह से पशु थोड़ा सा बेचैन भी रहेगा, शांत रहेगा, खाना नहीं खाएगा और ज्यादा दिक्कत होने पर वो डायरिया की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दुधारू पशु तो अगर बहुत सीरियस ग्रेन ओवरलोड है या इस तरह का कर लिया तो क्या डेथ भी हो सकती है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इसमें अगर बहुत ज्यादा उसने बचा हुआ पूड़ी, देखा जाता है कि बची हुई पूड़ी, बचा हुआ चावल, या बकरे हैं, छोटे पशु हमारे हैं, छूट करके घर में चावल खा लेते हैं, तो गेहूं के बोरों में चले गए, तो इसमें अत्यधिक खाने से मृत्यु की संभावना, अगर ज्यादा खा लिया तो 100%, अगर समय से उसका इलाज नहीं मिला तो उसमें मृत्यु की संभावना, डेथ होने की संभावना बहुत प्रबल होती। और अगर कई बार ब्लाइंडनेस दिखती है, पशु उठ नहीं पाता है, ब्लाइंडनेस, स्टैगरिंग करता है, नर्वस साइन आने लगते हैं, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। पशुपालक उतना अपने उसमें घर पे तो नहीं पहचान सकता है, लेकिन मोटी बात यही है कि दर्द रहेगा, दूध कम कर देगा, खाना पीना कम कर देगा, आइसोलेशन फील करेगा, अलग से रहेगा और डायरिया होगा। अल्टीमेटली बहुत ज्यादा गैस बनेगी, पेट फूलने लगेगा और उसकी अल्टीमेटली मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में देखिए, जब तक डॉक्टर, एक वेटनेरियन वहां पहुंच नहीं रहा है
तो पशुपालक को क्या करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है उसने किसी को बुलाया, उसने आके उसको एंटीबायोटिक लगाया, पेन किलर लगाया और चला गया। तो एक प्राइमरी ट्रीटमेंट उसे खुद जो करना चाहिए वो क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पशुपालक भाइयों को 2-3 चीजों का बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले कि ट्रीटमेंट तो कराना है, वो तो अलग बात हो गई, लेकिन पशुपालक को अपने स्तर पे क्या करना चाहिए, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले हमने बताया ना, रुमिनल एसिडोसिस है, घर में होता है मीठा सोडा, खाने वाला सोडा, हाँ, तो सोडा बाइकार्ब, सोडा बाइकार्ब, मीठा सोडा, खाने वाला सोडा, सोडा बाइकार्ब। सबसे पहले सोडा बाइकार्ब अगर बड़ा पशु है तो 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम को सोडा बाइकार्ब देने की आवश्यकता है, और इसी से शुरुआत करनी है। उसी कार्ब से एज पर बॉडी वेट, अगर मान लीजिए ज्यादा हो गया है तो मेरे ख्याल से 50 ग्राम से तो फिर कुछ होगा नहीं, ज्यादा ही देना पड़ेगा। नहीं, 50 ग्राम अगर बहुत ज्यादा हो गया है तो 100 ग्राम दे दें, 200 बड़ी भैंस है 100 ग्राम दे दे, 200 ग्राम दे दें, लेकिन सोडा बाइकार्ब देने की आवश्यकता है। मतलब सोडा बाइकार्ब भी प्राइमरी जो है एंटीडोट है। तो ऐसा पशु को पानी भी एकदम से नहीं पिलाना है, पानी भी रोकना है, और पानी अगर बहुत आवश्यकता थोड़ा थोड़ा पानी उसको कई बार में देना, पानी भी रोकना है। भाइयों के लिए एक बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपके पशु को इस तरह की दिक्कत हो रही है तो सबसे पहला काम बिना डिले किए हुए आप सोडा बाइकार्ब, खाने वाला सोडा, मीठा सोडा ले आए। और ये हर जगह मिलता है, घरों में भी रहता है, और आप इसको 100 से 200 ग्राम पानी में घोलकर पिला दें। तो उससे प्रोसेस रुक जाएगी। एसिड बन रहा है, कुछ हद तक रुक जाएगा, और अगर छोटी मोटी समस्या है तो वो खत्म हो जाएगी। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा नहीं खाया है तो या कंटिन्यूअसली थोड़ा थोड़ा आप बढ़ाते जा रहे हैं तो, या आप बहुत ज्यादा देते जा रहे हैं तो उसमें देंगे तो ये समस्या आपकी काफी हद तक रुक जाएगी। और बहुत अधिक खाने पर तो पशु चिकित्सक की आवश्यकता है, सलाह लेने की आवश्यकता है। अच्छा, तत्काल इसकी मैं आपसे एक हल्की सी सलाह ये भी लेना चाहूंगा कि मान लीजिए कि उसके बाद कोई पशु चिकित्सक वहां पर आते हैं तो उन्हें क्या किसी स्पेशल बात का ध्यान रखना है, उन्हें क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, प्राइमरी उनको किस बात का कोई ध्यान रखना है, कुछ ऐसी? बिल्कुल, अगर पशु चिकित्सक कोई भी आता है तो उसमें सबसे पहले अगर गैस का रूमेन में बाईं तरफ अगर जो उसकी कोक है, कोक में अगर गैस का प्रोडक्शन हो रहा है, सबसे पहले गैस निकालने की व्यवस्था करनी, निडल लगा करके वो गैस को निकालने का काम उनको करना चाहिए। साथ ही सोडा बाइकार्ब को डायरेक्टली उसमें रूमेन में डालने की आवश्यकता होती है, घोल करके 100 ग्राम 200 ग्राम रूमेन में डाल दें। अगर बहुत अधिक गैस का प्रोडक्शन हो गया है तो पशु चिकित्सक फार्मेलिन आती है, फार्मेलिन रूमेन माइक्रोफ्लोरा को नष्ट करते हैं, लेकिन डाइल्यूट करके फार्मेलिन डालने से भी गैस का प्रोडक्शन एकदम से बंद हो जाएगा। अगर मृत्यु की दशा में पशु पहुंचा हुआ है तो उसको फार्मेलिन पिलाने की या रूमेन में फार्मेलिन डालने की भी आवश्यकता उसमें होती है। साथ ही उसको एंटीस्पास्मोडिक, पेट दर्द की दवा जिसको हम कह सकते हैं वो लगाने की आवश्यकता है, मल्टीविटामिन, और इसके अलावा सोडा बाइकार्ब के यानी इसके जो होते हैं बहुत सारे आईवी इन्फ्यूजन्स आते हैं, उसको लगाने की आवश्यकता होती है। लेकिन ये पशु चिकित्सक अपनी देखरेख में डोज रेट के हिसाब से वो डिसाइड करेगा, और वो एज क्लिनिशियन उसकी क्लिनिकल कंडीशन को देखते हुए वो सारा डिसीजन उसमें लगाना, एंटीहिस्टामिनिक्स लगाना है, मल्टीविटामिन लगाना है, फ्लूइड थेरेपी करनी है, साथ में सोडा बाइकार्ब वगैरह भी लगाने की आवश्यकता है उसमें। इन बातों का तो ये एक उसका वो बनेगा। तो विटामिन्स में भी क्या कोई स्पेसिफिक विटामिन देने हैं? नहीं, बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के विटामिन देने की आवश्यकता है, जिसमें B1, B6, B12 वगैरह हो। B1, B6, B12 हो। साथ में अगर लिवर टॉनिक देना है तो लिवर टॉनिक में एक चीज का ध्यान रखना, एंटीहिस्टामिनिक्स मस्ट है देना। एंटी चूंकि इसमें हिस्टामिन का प्रोडक्शन, एसिडिटी में हिस्टामिन का प्रोडक्शन होता है, और हिस्टामिन रूमेन सिलेफिन को बढ़ावा देता है। अच्छा, तो एंटीहिस्टामिनिक प्रॉपर डोज में, ज्यादा डोज में दें, हायर डोज में देने की आवश्यकता। अच्छा, इसमें क्या कैल्शियम थेरेपी का कोई रोल है? कैल्शियम थेरेपी का इस कंडीशन में बहुत कोई रोल नहीं है, और कैल्शियम कोई हाइपोथर्मिक है तो कैल्शियम का रोल होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कुछ लोग पहुंचे उन्होंने बड़े हायर एंटीबायोटिक्स वहां पे यूज कर दिया ऐसे केसेस में, तो क्या इनकी कोई सिग्निफिकेंस है? नहीं, एंटीबायोटिक की आवश्यकता तो है, एंटीबायोटिक सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन रोकने के लिए है, लेकिन इसमें गट एक्टिंग एंटीबायोटिक देने की आवश्यकता है, चाहे सल्फाट्रिम ग्रुप, माइक्रोब्स, अननेसेसरी या फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप की एंटीबायोटिक या सल्फा ग्रुप की एंटीबायोटिक देने की आवश्यकता है, जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन को रोके। बहुत ज्यादा उसमें सकता, इसमें एंटीबायोटिक की, हेवी एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं है। आज हमारे जो साथ यहाँ दर्शक जुड़े हैं वो एक बात लेके जा सकते हैं कि अगर इस तरह की रूमिनल एसिडोसिस होती है
तो आपको सबसे पहले खाने वाला सोडा जो है 100 से 200 ग्राम आप अपने पशु को अगर दे देंगे तो काफ़ी हद तक, जब तक आपके पास कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है तब तक उसकी आप उसको रोक देंगे, जो प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी वो काफ़ी हद तक वहाँ पे रुक जाएगी। बिल्कुल। और अगर आप 12 घंटे 14 घंटे डिले करेंगे तब तक एसिडोसिस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो एनिमल जो है फिर रिकवरी में बड़ा टाइम लेगा और कई बार फिर उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें, जो आसपास के आपके जो दयालु लोग हों, जो बच्चा कुचा खाना अगर खिलाना जा रहे हैं पशु को, तो उन्हें समझाएं कि आप ये दया नहीं कर रहे हैं, उन्हें आप एक तरह का पॉइजन दे रहे हैं। पॉइजन देना है, पॉइजन। वो रोटी और वो बचा हुआ आटा या बचे हुए लड्डू, ऐसे ऐसे केस भी दिखते हैं कि बूंदी के 10-10 डिब्बे बचे, उन्होंने पलट दिए, दाल बच गई, डाल दी, डाल दी। तो ये सब आपकी दया जो है वो भारी पड़ जाती है। जिस तरह हम लोग अपने अंदर फूड पॉइजनिंग के मरीज देखते हैं ह्यूमन में, हाँ, तो एक तरह की सीवियर फूड पॉइजनिंग कह सकते हैं, क्योंकि वो उसके लिए आदतन वो खाने का उसमें उसकी जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर राजीव, आपने मौका दिया, धन्यवाद।